The Mac Classes Key to Unlock the Success Kalyan Prakon Per. नमस्कार साथियों, आप लोगों का सभी का स्वागत है द मैक क्लासेस में। आप लोग द मैक क्लासेस की क्लासों पे हिंदी और संस्कृत की क्लासों को भी देख रहे हो, अन्य विषयों की क्लासों को भी देख रहे हो। है क्या कि आगामी आने वाली परीक्षा जो आपकी सेंट्रल टेट की परीक्षा है, उस पे मैंने आपसे कहा था कि मैं विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को आपको हल कराऊंगा। और इन प्रश्न पत्रों को हल कराने के पीछे एक कारण भी है कि आप लोग संस्कृत में नंबर तो तब ला पाओगे जब आप संस्कृत की हिंदी करने में सक्षम हो जाओगे। और संस्कृत की हिंदी इतने कम समय में आपको कराने के लिए सबसे अच्छा माध्यम हमें ये लगा कि हम आपको विगत वर्ष के प्रश्नों पत्रों की आपको हिंदी करा दें। तो पिछले एक वीडियो पे हम आपको एक पेपर की हिंदी करा भी चुके हैं। उसी श्रृंखला में जब हम आगे पेपर पे आते हैं तो उसी श्रृंखला पे जो भाषा सेकंड होती है संस्कृत, आज उसकी हिंदी करने का प्रयास करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य है कि आप संस्कृत की हिंदी करने में सक्षम हो जाओ। अगर आप हिंदी करने में सक्षम हो जाओगे तो उस पर आधारित जो भी प्रश्न होते हैं, चाहे वो गद्यांश हो, पद्यांश हो या अन्य प्रश्न हो, उनको करने में आप निश्चित रूप से आप अपने आप को सक्षम मानोगे और सही उत्तरों को आप दे करके आओगे। आज हम दूसरे पेपर की बात करते हैं जिसका प्रारंभ गद्यांश से किया गया है। इसमें प्रश्न क्या किया गया? निम्नलिखिताः अनुच्छेदः धारितानां प्रश्नानां समुचितम उत्तरम चिनुत। ये कहता है निम्नलिखित अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों का समुचित उत्तर चुनो। चिन्ह माने चुनो। कैसा? शतसा सैकड़ों, सहस्रशा हजारों, तड़ागा तालाब, सहसा एव अचानक ही, शून्यात शून्य से, ना नहीं प्रकटीभूता प्रकट होते हैं। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं होते हैं। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागरा इति। यह भी तालाब इस संसार सागर के भांति ही है। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये, इस आयोजन के नेपथ्य में, देखो नेपथ्य किसे कहते हो, आपको हिंदी के वाक्यांश पे काम आएगा। नेपथ्य किसे कहा जाता है? जो कोई रंगमंच होता है, रंगमंच में आप देखते हो ऊपर एक पर्दा लगा होता है, जो पर्दे के पीछे का भाग होता है, जहाँ पर हमारे जो कलाकार लोग होते हैं, नाटककर्मी नटकर्मी होते हैं, जो पीछे तैयार होते हैं, उसको हम नेपथ्य को, पर्दे के पीछे के स्थान को हम लोग नेपथ्य बोलते हैं। ये कहता इस आयोजन के नेपथ्य में निर्मापयितॄणाम एककम, अर्थात संचालन करने वाला तो एक ही है, निर्मातॄणाम च दशकम आसीत, और निर्माण करने वाले दसियों हैं। निर्माण करने वाले और संचालन करने वाले, आप सागर को, संसार को उसने सागर की बात माना, उसको संचालन करने का जिम्मा एक को दिया और बाकी निर्माण करने वाले दसियों, सैकड़ों या हजारों हैं। एतत् एकम दशकम च आहत्य, इन एक और दशकों आहत्य मिलाकर के, शतकम सहस्रम, सैकड़ों व हजारों, व माने अथवा, रचयता इसम, रचना करते थे। आप किसी भी भूतकाल की क्रिया के अंत पे जब आप इसम का प्रयोग कर देते हो तो वह अपने आप में था थी का अर्थ देने लगता है। वर्तमान काल में जब इसम का प्रयोग करते तो भूतकाल की बात करता है। अच्छा, रचयता इसम मतलब रचना करते थे, निर्माण करते थे। परम विगतेषु, विगतेषु मतलब बीते हुए, द्विशत वर्षेषु। अब और शत और शतम पे आप अंतर समझो। जब आप गिनती पढ़ते हो संस्कृत पे तो शत और शतम पे अंतर होता है। शत हम लोग 10 को बोलते हैं और शतम हम लोग 100 को बोलते हैं, और इनसे पूर्व में जो भी गिनती संख्या लिखी होती है उसको इसमें जोड़ देते हैं। ये देखो शत के पहले उसने 2 लिखा है, अर्थात 2 और 10 मतलब 20 वर्षों, विगत बीते हुए 20 वर्षों में नूतन पद्धत्या समाजेन, नवीन पद्धतियों के समाज के द्वारा, यत किंचित पठितम, जो कुछ भी पढ़ा गया, पठितेन तेन समाजेन, उस पढ़े हुए समाज के द्वारा, एककम एक, दशकम 10, सहस्रकंच और हजारों, इत्तेतानि शून्य एवं परिवर्तानि, इन सब ने मिलकर शून्य को ही परिवर्तित किया है। अस्य नूतन समाजस्य, इस नवीन समाज के, मनस्य मन में, इयम अपि यह भी, जिज्ञासा नैव उद्भूता, जिज्ञासा नहीं उद्भूत प्रकट हुई, यत जो, अस्मात् पूर्वम जो हमसे भी पूर्व में, एतावता तड़ागान ऐसे तालाबों की, के किसने, रचयन्ति इसमें रचना की थी। एतादृशानि कार्याणि ऐसे कार्यों को, कर्तुम ज्ञानस्य
करने वाले के ज्ञान की यो नूतन प्रविधि, जो नई प्रविधि है, जो नई विधि है, वह विकसित हुई। तेन प्रविधिना अपि पूर्व संपादितम, और उनके द्वारा उन प्रविधियों का भी पूर्व में संपादन किया गया। एतत् कार्यम मापयितुम न केनापि प्रयत्नम, इन कार्यों को मापन करने के लिए, मापने के लिए किसी ने भी प्रयास भी नहीं किया। अद्य ते अज्ञात माना वर्तन्ते, अद्य माने आज, ते माने वे, अज्ञात माना अपरिचित रूप से, अनुपस्थित रूप से, वर्तन्ते हम लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। पुराह ते बहुप्रथिता आसन, प्राचीन समय में तो बहुत प्रकार से स्थापित हुआ करते थे। अशेषे ही देशे, अशेषे अर्थात जो शेष नहीं है, आ उपसर्ग है, शेष शब्द है, ये कहता शेष नहीं है अर्थात संपूर्ण देश में। अशेषे, अशेषे का जब पर्यायवाची निकालते हो, ऐसे तो हिंदी शेष नहीं है, लेकिन जब पर्यायवाची निकालते हो तो संपूर्ण। अशेषे ही देशे, संपूर्ण देश में ही, तड़ागा निर्मीयन्ते इस्म, तालाबों का निर्माण होता था। निर्मातारोपि, निर्माण करने वाले भी, अशेषे निवसन्ति इस्म, देशे निवसन्ति इस्म, इस देश में ही निवास करते थे। आपने देखो इसकी हिंदी एक कर ली। इसने कहा कि इस एक जो भी ये संसार रूपी सागर है वो तालाब के भांति शून्य से प्रकट नहीं हुआ। इसके संचालन करने वाला तो एक है और निर्माण करने वाले दसियों, सैकड़ों या हजारों हो सकते हैं। बीते हुए 20 वर्षों से नवीन पद्धति के समाज के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा गया या समाज के द्वारा जो कुछ भी देखा गया वो शून्य का ही एक परिवर्तन है। इस नवीन समाज के मन में ये भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई कि जो इस समाज के पूर्व में इस संसार रूपी तालाब को रचने वाले थे वो इस कार्य को ज्ञान करते हुए जो नवीन प्रविधि विकसित हुई उस प्रविधि को मापने का किसी ने प्रयास भी नहीं किया। वो आज भी हम लोगों के रूप में, अज्ञात के रूप में हम लोगों के समीप स्थापित हैं। ये प्राचीन काल से परंपरा स्थापित थी और इस देश में तालाब को, ऐसे संसार रूपी तालाब को निर्माण करने वाले तो कई हैं और निर्माण करने वाले इस पूरे देश में निवास करते थे। अब आप देखो इसकी आपने हिंदी कर ली। एक आपका इसका भाव स्पष्ट हो गया। भाव के बाद इस पे आधारित जो प्रश्न है उनकी हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कह रहा संसार सागरा के शंति, संसार सागरा कहाँ थे, कौन थे। आप विकल्प देखो, तड़ागा माने तालाब, समाजा समाज, निर्मातारा निर्माण करने वाला और सज्जना सज्जन। ऊपर देखो संसार के विशेषण के रूप में तालाब का प्रयोग किया गया था और यही वो पूछना चाहता संसार सागर क्या है। संसार सागर तालाब है। पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। अब कहता तड़ागा कुता न प्रकटीभूता, अर्थात तालाब, कुतः माने कहाँ से, कुतः पंचमी विभक्ति एक वचन है कुतः और कुतः का अर्थ होता कहाँ से, अर्थात तालाब कहाँ से प्रकट नहीं हुए। अस्मात् हम लोगों से, नूतन समाजात नूतन समाज से, नवीन समाज से, संसार सागरात संसार सागर से, या शून्यात शून्य से। आप इस गद्यांश की जो पहली पंक्ति थी वही कहती थी कि जो संसार रूपी सागर है वो शून्य से प्रकट नहीं हुआ और यही वो प्रश्न करना चाहता। आपने देखो हिंदी कर लिया, आपके लिए प्रश्न बड़े आसान से हो गए। ये चौथा वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही है। अब 122 के बाद हम 123 नंबर के प्रश्न पे चलें। 123 नंबर वाला प्रश्न कहता पूर्वः तड़ागा कुत्र निर्मीयन्ते इस्म, पूर्व में तालाब कहाँ निर्माण किए जाते थे। संपूर्ण देशे, संपूर्ण देश में, नूतन समाजस्य मनसि नूतन समाज के मन में, विशिष्ट समाजे विशिष्ट समाज में, या सागरे सागर में। आप देखो इस गद्यांश की नीचे की पंक्ति पे हमने अशेषित शब्द की व्याख्या करी थी इस शब्द की, और इस पे हमने अशेष्य को हमने कहा था कि अशेष का मतलब जो शेष नहीं है अर्थात संपूर्ण। और ऊपर भी प्रश्न पे आप देखो विकल्प पे हमें पहला विकल्प मिलता है कि संपूर्ण देशे। संपूर्ण देशे का अर्थ अशेष्य के पर्यायवाची के रूप में स्थापित है, अर्थात पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता निवसन्ति इस्म, निवास करते थे। निवसन्त निवास करते हैं और हमने आपको बताया इस्म लगाते हो तो भूतकाल होता है, ये निवास करते थे। इस क्रिया, षष्ठी विभक्ति एक वचन, इस क्रिया का कर्त पदम किम, कर्ता कौन है। जना लोग हैं, तड़ागा तालाब हैं, या संसार सागरा संसार सागर है, या निर्मातारा या निर्मातारा हैं। आप देखो सबसे अंतिम पंक्ति जो इस गद्यांश की वो कहती है निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति इस्म, अर्थात जो निर्माण करने वाले हैं वो संपूर्ण देश में ही निवास करते हैं। अर्थात ये चौथा वाला विकल्प बिल्कुल सही। हमें निर्माण करने वालों का प्रश्न कर रहा है, कौन निवास करते थे, कहाँ निवास करते थे, तो ये हमें चौथा वाला विकल्प बिल्कुल ठीक लगता है। अब हम अगले प्रश्न पे आए।
ये कहता संपूर्णे इति अर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, संपूर्ण में इस अर्थ में अत्र माने यहाँ कौन सा पद प्रयुक्त है। हमने संपूर्ण के लिए आपको एक अशेषे शब्द की व्याख्या की थी। अशेषे शब्द से देखो आपके दो प्रश्न सही हो गए। यहाँ पर आप देखो ते माने उनको, सहसा माने हजारों, अशेषे माने संपूर्ण, इमे माने यह, अर्थात तीसरा वाला विकल्प इसका पर्यायवाची स्थापित हो रहा। तीसरा वाला विकल्प आपका ये सही हो गया। आप देखो जब आप हिंदी करने में सक्षम हो जाते हो आपके लिए प्रश्न बड़े आसान से हो जाते हैं। और यही हम आपसे ये निश्चित रूप से जितने भी पेपर अभी तक सेंट्रल टेट में हुए हैं उन सब की हमको क्रम से आपको हम हिंदी कराते चले जाएंगे। और आपको 2, 4, 5 पेपरों के बाद ऐसा लगेगा कि हमारे लिए अब हिंदी करना आसान है और नंबर लाना बहुत आसान है। अगले प्रश्न पे आए 126 नंबर पे, अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ विशेषण पद कौन सा है। आप लोग विशेषण कहते किसको हो। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसी को तो हम लोग विशेषण बोलते हैं। सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हीं को विशेषण बोलते हैं। और यहाँ आपको पहचानना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। आप विशेषण विशेष के लिए आप एक बात ध्यान रखो, हमने हालांकि कर्मधारय समास के अपने पुराने वीडियो पे आपको विशेषण विशेष के बारे में बताया था कि विशेषण और विशेष लगभग साथ साथ लिखे जाते हैं। जो पहला पद किसी के साथ में जुड़ा हुआ हो उसको आप विशेषण मान लेना और जिसके साथ जुड़ा हो उसको विशेष मान लेना। विशेष का अर्थ होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए। अब इन तीनों की हिंदी कर लो। पढ़ा, पठितेन पढ़ने के द्वारा ही, प्रविधियाँ प्रविधियों के द्वारा, समाजेन समाज के द्वारा और तड़ागेन तालाब। अब देखो सागर, संसार का जो सागर, संसार रूपी जो सागर है उसका विशेषण क्या लगाया था ऊपर, तड़ागेन तालाब लगाया था। संसार को तालाब की भांति बताया था। तो ये चौथा वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही, 126 नंबर वाला। अब हम आए, ये हमारे प्रश्न हो गए गद्यांश पर आधारित। ये 121 से 126 तक के प्रश्न आपके गद्यांश पर हो गए। अब हम आए 127 नंबर के प्रश्न पर। 127 नंबर का प्रश्न हमसे कहता सर्वाधिकानि समीचीनानि, सबसे अधिक, समीचीनन माने उपयुक्त, सर्वाधिक उपयुक्त, उत्तराणि उत्तर, चिनुत माने चुनो। ये प्रश्न हमसे करता भवन्तः, भवन्तः माने आप लोग, निम्नलिखितयो निम्नलिखित, उत्तरयो अंकनम, उत्तरयों का अंकन, अंकन का अर्थ मूल्यांकन, कथम कैसे, करिष्यन्ति करेंगे, आप लोग निम्नलिखित उत्तरों का मूल्यांकन कैसे करेंगे। प्रश्न कहता भवान आप, इदम पुस्तकम कदा अपठत, आप इस पुस्तक को आपने कब पढ़ा था। अपठत भूतकाल लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाएगी। और इसके उत्तर के रूप में प्रश्न हमसे कहता कि आपने इस पुस्तक को कब पढ़ा। उत्तर देता अहम इदम पुस्तकम हिया अपठतम। इसमें एक शब्द हिया आया है। हिया माने होता है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। और जो स्वा होता है इसका माने होता आने वाला कल, आने वाला कल। ये हिया जो होता है वो टुमारो है, ये हिया जो है वो एस्टरडे है। आपको अंग्रेजी अच्छे से आती है। और स्वा ये हमारा टुमारो है। हिया माने बीता हुआ कल। अब इसने जवाब दिया अहम मैं, इदम पुस्तकम ह्या पठम, मैंने यह पुस्तक कल पढ़ी थी। और फिर दूसरा उत्तर देता मया, अर्थात मेरे द्वारा। अहम का मया तृतीय विभक्ति एक वचन होता है और तृतीय विभक्ति को आप लोग करण बोलते हो और के द्वारा का पहचान चिन्ह लगाते हो। अर्थात मया का अर्थ क्या हुआ, मेरे द्वारा। हुआ क्या कि इसने इसी वाक्य को वाच्य परिवर्तन किया। जब हम आपको वाच्य परिवर्तन का वीडियो देंगे तो आपको वाच्य परिवर्तन बहुत आसान लगेगा। पहले अभी तो हमें यह समझना है कि हमें वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्ता एक प्रथमा विभक्ति हो, कर्ता तृतीया विभक्ति हो, एक में कर्ता का भाव, कर्म की प्रधानता हो। तो आपको ये वाच्य की बात तब समझ में। अभी तो हम हिंदी करने का प्रयास करें। और जब वहाँ वाच्य परिवर्तन करते हैं तो वहाँ क्रिया पे हम पठित वान करेंगे। यहाँ तो हमको ये वाक्य ही गलत लग रहा है, मेरे द्वारा यह पुस्तक कल पढ़ी, पठितम पढ़ी। लेकिन हमें जब मेरे द्वारा लगाया तो यहाँ पर पठित वान होना चाहिए, शुद्ध वाक्य होना चाहिए। तो पहले वाले को तो हमें 1 अंक पूरा देना होगा और बाद वाला जो है इसकी हिंदी हमारी अशुद्ध वाक्य लिखा गया, इसको हम 0 अंक देंगे। इसमें जो भी विकल्प होगा वो विकल्प हम सही करेंगे। विकल्प क्या कहता, उभयो कृते अर्ध अर्ध अंका, अर्थात दोनों के लिए आधा आधा अंक। ये बिल्कुल गलत है। जब एक गलत है तो एक को 0 देंगे, एक को 1 अंक देंगे। उभयो कृते
एक एक अंक का? बिल्कुल नहीं, दोनों के लिए समान अंक नहीं दे सकते। प्रथम उत्तराय 1 अंक का, पहले उत्तर के लिए 1 अंक, द्वितीयाय उत्तराय शून्यम, दूसरे उत्तर के लिए 0। ये विकल्प बिल्कुल सही है। फिर भी हम चौथे विकल्प की हिंदी कर देख लें। प्रथम उत्तराय शून्यम, पहले उत्तर के लिए 0, द्वितीय उत्तराय 1 अंक का, पहला उत्तर 0 और दूसरे उत्तर के लिए 1 अंक। जब पहला विकल्प सही उसको तो 1 अंक पूरा मिलेगा, दूसरे वाले को 0 मिलेगा, अर्थात चौथा भी सही, चौथा भी गलत है। ये तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है, पहले उत्तर के लिए 1 अंक और दूसरे उत्तर के लिए 0 अंक। ये 127 नंबर का प्रश्न हो गया। अब 128 नंबर पे आए। छात्र पाठ्यवस्तु सार्थक्यम ज्ञातुम समर्था भवेयु। छात्र पाठ्यवस्तु की सार्थकता को जानने में समर्थ होने चाहिए। इत्यर्थम समीचीन वाचन युक्ति भविष्यति। इस अर्थ को उपयुक्त बनाते हुए बोलने की कौन सी युक्ति होगी? अनुमानम, अनुमान लगाना, सार कथनम, संक्षेप करना, शब्दशः व्याख्यानम, शब्द रूपी पूरी व्याख्या करना, और विहंगावलोकन अर्थात अच्छे से संपूर्ण उसका अवलोकन दृष्टिपात करना। अब आप देखो, ये प्रश्न करना चाहता है, हमने कभी विगत वर्षों पे जब हमने अध्ययन किया था, जब हम कक्षा 12 या 10 में थे, तो हमसे पूरा पाठ पढ़ाने के बाद हमसे उसकी समरी लिखने के लिए कहा जाता था। इंग्लिश में आपसे सेंट्रल आइडिया लिखवाया होगा। तो वही सेंट्रल आइडिया की बात है, जब तक हम किसी चीज़ को पूरी तरीके से पढ़ के समझ नहीं लेते हैं, उसका भाव नहीं समझ पाते हैं, तब तक हम उसके लिए उपयुक्त वाचन कर बोलने में सक्षम हो ही नहीं पाते हैं। अनुमान लगाएंगे तो हम आदि चीज़ों का अनुमान लगाएंगे, गलत और सही दोनों लगाएंगे। और सार कथन तो वही होता है जो संक्षेप में किसी पूरी बात को संक्षेप शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों पे लिखना, अर्थात ये दूसरा वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही है। अब हम 129 नंबर के प्रश्न पर आए। 129 नंबर वाला प्रश्न हमसे क्या कहता है कि छात्रः मधुर प्रभात वेला विषयम स्वीकृतम। छात्र मधुर प्रभात वेला विषय को स्वीकार करते हुए एक लघु नाटिकाम रचयन्ति। एक लघु नाटिका की रचना करते हैं। नाट्यार्थम, नाटक के लिए 4 पात्राणि सन्ति, 4 पात्र हैं। 10 च वाक्यानि, और 10 वाक्य हैं। प्रत्येकम पात्रेण भाषा संरचनात्मक दृष्टया। प्रत्येक पात्र के द्वारा भाषा संरचनात्मक दृष्टि से एकम भिन्न रूपेण रचितम, एक से दूसरे के भिन्न रूप के द्वारा रचित वाक्य को पढ़ना चाहिए। अनेन गतिविधिना लाभा भविष्यति। इस प्रकार की सारी गतिविधियों से क्या लाभ होगा? पर वाचन अभ्यासार्थम, दूसरे से बोलने के अभ्यास के लिए। पूर्व लेखन अभ्यासार्थम, लिखने से पूर्व अभ्यास के लिए। व्याकरण प्रयोगार्थम, व्याकरण के प्रयोग के लिए। शब्द प्रयोगार्थम, शब्दों के प्रयोग के लिए। ऊपर हमसे प्रश्न करता था, छात्र मधुर प्रभात बेला विषय को स्वीकार करते हुए एक लघु नाटिका रचते हैं। नाट्य के लिए 4 पात्र हैं और 10 वाक्य हैं। प्रत्येक पात्र को भाषा संरचना के दृष्टिकोण के आधार पर एक से दूसरा भिन्न रूप से रचित वाक्यों को पढ़ना है। इनसे होने वाली गतिविधियों का क्या लाभ होगा? उत्तर कहता, बोलने के अभ्यास के बाद में अभ्यास, पर बोलने के अभ्यास के लिए। दूसरा कहता है लिखने से पूर्व अभ्यास के लिए, व्याकरण के प्रयोग के लिए, या शब्द के प्रयोग के लिए। आप देखो, पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही लगता है, बोलने के अभ्यास के बाद में। आप जब किसी परिवेश में रहते हो, किसी पर जब कुछ कार्य करते हो, तो हमें बोलने का अभ्यास होता है, हम अच्छा बोलने में सक्षम हो जाते हैं, इसलिए पहला वाला विकल्प इसका सही लगता है। हमारे उत्तरों पे हो सकता है पेडोलॉजी के टीचर से थोड़ा सा डिफर आए, वो आप हिंदी करने में सक्षम हो जाओगे तो आप उससे उत्तरों का मिलान कर सकते हो। यदि आप हिंदी करने में सक्षम हो गए तो आप बाल विकास या पेडोलॉजी जिससे भी पढ़ते हो, उससे आप इसकी हिंदी के आधार पर उससे प्रश्न कर करके अपने उत्तरों को सही भी कर सकते हो। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप किसी भी तरीके से इसकी हिंदी करने में सक्षम हो जाओ। अब हम 130 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। ये कहता है, तृतीय कक्षायाम, कक्षा तीसरे की छात्राणाम, छात्रों के सृजनात्मक विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है? सृजनात्मक विकास के लिए अर्थात क्रिएटिविटी के लिए तीसरे कक्षा की छात्रों के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? चित्राणाम उपयोगा वार्तालापाचा, चित्रों का उपयोग और वार्तालाप, बोलना चलना। छात्रः स्वेच्छया किमपि लिखेयु, छात्रों की स्वेच्छा से कुछ भी लिखना चाहिए। पाठ्य विषय संबंध पर चर्चा, पढ़ने से विषय से संबंधित परिचर्चा की जाए। या फल के पाठ्य विशेष रूपरेखा, अर्थात श्यामपट या चित्रपट जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर पाठ्य विषय की रूपरेखा लिखी जाए।
अब आप देखो, कक्षा 3 के छात्रों की क्रिएटिविटी चाहिए, और 3 के छात्रों की क्रिएटिविटी क्या है? चित्रों को उपयोग किया जाए और उनसे वार्तालाप की जाए, तभी तो उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अर्थात ये पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। अब हम 131 नंबर के प्रश्न पर चलें। 131 नंबर का प्रश्न कहता, भवतः भवत्याः कक्षायाम, आप और आप, ये पुल्लिंग के लिए और ये स्त्रीलिंग के लिए। आप और आप कक्षायाम केचन छात्रः, कक्षा के किन्हीं छात्रों को संस्कृत द्वारा संभाषणम, संस्कृत के द्वारा संभाषण, संभाषण किसे कहते हो? आपस में बातचीत को संभाषण कहा जाता है। संभाषणम कर्तुम संकोचम अनुभवन्ति, आप लोग कक्षा के किन्हीं छात्रों के साथ संस्कृत में संभाषण करने में संकोच का अनुभव करते हो। भवान भवती, ये शिक्षकों के लिए कहा गया। आप और आप, अध्यापक और अध्यापिका, कथम साहाय्यम करिष्यति, किस प्रकार से उनकी सहायता करेंगे। पहला कहता, सामान्य विषयान स्वीकृत्य ते किंचित वदेयु, सामान्य विषयों को स्वीकृत करते हुए उन्हें कुछ भी बोलने का ऐसा आदेश देंगे, कुछ भी बोलें ऐसा आदेश देंगे। दूसरा कहता, ते अंते वदेयु इति निर्देशन, वे कहीं अंत, कहीं दूर जाकर के अपने बोलना चाहिए, उनको ऐसा निर्देश देंगे। तीसरा कहता, वैयक्तिक अनुशिक्षण के द्वारा, आप व्यक्तिगत रूप से उनको शिक्षित करने के उपरांत उनसे कहेंगे। लघु समूहेषु चर्चा कुर्युते इत्यर्थम प्रोत्साहनम, छोटे छोटे समूहों में चर्चा करना चाहिए, ऐसा उनको प्रोत्साहित करेंगे। आप देखो, जिस किसी परिवेश में रहते हो उस परिवेश में बोलने में सक्षम हो जाते हो। आपने बचपन में एक नाटक देखा होगा, मोगली नाटक आता था, और मोगली मानव जाति का होते हुए भी उसको जंगल में भेज दिया गया था, तो पशु पक्षियों की आवाज़ बोलने लगा था। तो जब संस्कृत, आप जिस परिवेश में रहोगे उस परिवेश को बोलने में आप सक्षम हो जाओगे। ये कहता है संस्कृत के द्वारा संभाषण, जो संकोच है वो कैसे दूर होगा, हमको वैसा परिवेश देना होगा। हमें पहला वाला इसलिए सही लगता है कि वो सामान्य विषय को स्वीकृत करते हुए आप उसको संस्कृत बोलने का आदेश दीजिए। वो कुछ भी बोले, कुछ दिन गलत बोलेगा, थोड़े दिनों बाद उसको व्याकरण की जानकारी होगा, वो धीमे धीमे करके शुद्ध बोलने लगेगा। तो पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आप बच्चे को इसलिए प्रोत्साहित करो कि वो कुछ भी बोले, धीमे धीमे करके उसका अभ्यास बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 132 नंबर के प्रश्न पर आए। ये कहता है श्रवण कौशलस्य, अर्थात सुनने के कौशल के अभ्यासार्थम, अभ्यास के लिए छात्र रेलयान की, रेलगाड़ी की समय संबद्ध, समय से संबंधित उद्घोषणाम श्रुत्वा, उद्घोषणा को सुनकर समय सारणीम लिखन्ति, समय सारणी को लिखते हैं। अत्र छात्रः किम कुर्वन्ति, यहाँ छात्र क्या करते हैं। पहला, श्रुतलेख के द्वारा समय सारणी की पूर्ति करते हैं। दूसरा, उच्चै उद्घोषणा पठन्ति, उच्च स्वर में उद्घोषणा को पढ़ते हैं। फिर कहता समय सारण्याम लिखित तथ्यानाम व्याख्यानाम कुर्वन्ति, समय सारणी के लिखित तथ्यों को ध्यान रखते हुए व्याख्या करते हैं। और चौथा कहता है रेलयान समय संबद्ध चित्रम पश्यन्ति, रेलयान समय से संबद्ध चित्र को देखते हैं। पहला प्रश्न ये कहता था सुनने के कौशल के अभ्यास के लिए छात्र रेलयान की समय सारणी की संबद्ध उद्घोषणा को सुनकर के समय सारणी को लिखते हैं। यहाँ छात्र क्या करते हैं। पहला वाला विकल्प ये सही है कि सुनने के लेख के द्वारा जो कुछ भी उसने सुना, जो समय सारणी पर रिक्त स्थान थे उसको उसने उससे पूर्ति कर दी। पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 133 नंबर का प्रश्न हमसे कहता है युवावस्थायाम, युवावस्था में भाषा अधिगमन संदर्भे अनुभूयते, भाषा सीखने के संदर्भ में अनुभव किया जाता है। पहला, सामान्य अर्जनम, सामान्य अर्जन, भाषा अर्जने काठिन्यम, भाषा सीखने में कठिनाई, नैपुण्यस्य अभावा, निपुणता का अभाव, या नैपुण्यस्य आधिक्यम, निपुणता की अधिकता। युवावस्था में आप जब कोई भाषा सीखते हो तो उसके संदर्भ में आपको निपुणता की अधिकता ही तो होती है। हमारी कोई बाल्यावस्था तो नहीं जब भाषा सीखने के प्रथम चरण पे हो। हमारे इस समय अगर हम कोई अन्य दूसरी भाषा सीखें, जैसे आप संस्कृत सीखने का प्रयास कर रहे हो, तो आपको एक बार में ये चीज़ें समझ में निश्चित आने लगती हैं, एक बार में नहीं आती, दूसरी बार में आने लगती हैं। अर्थात निपुणता की मेरे पास इस युवावस्था पे अधिकता होती है। चौथा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। अब हम 134 नंबर के प्रश्न पर आए। ये कहता ई लर्निंग इत्ते अनेन अभिप्रायः अस्ति, ई लर्निंग से क्या अभिप्राय होता है। दूरस्थ शिक्षण, दूरस्थ शिक्षण, लघु चित्र निर्माण, छोटे छोटे चित्रों का निर्माण, या तकनीकी का प्रयोग करते हुए पठनम पाठनम चा, पढ़ना और पढ़ाना। और चौथा विकल्प कहता कठोर उपागमना नाम प्रयोग द्वारा पठनम। आप देखो उपागम किसे कहते हो,
इसमें देखो उपधन आगम दीर्घ संधि है। उप माने समीप, आगम माने आना, जो हमारे समीप आता है। इसका पर्यायवाची जब हिंदी निकालते हो तो उपागम माने साधन होता है। कठोर साधनों के प्रयोग के द्वारा पढ़ना, बिल्कुल नहीं। ये तीसरा वाला विकल्प इसका ई लर्निंग के लिए बिल्कुल सही है। तकनीकी इस प्रयोग के द्वारा, तकनीक का प्रयोग करते हुए पढ़ना और पढ़ाना। 135 नंबर का प्रश्न हमसे क्या कहता है? ये कहता है द्विभाषिक कक्षायाम शैक्षणिक संभाषणात्मक, दो भाषाओं की कक्षा के शैक्षणिक संभाषणात्मक भाषा रूप प्रयोग के लिए छात्रः निपुणः भवेयुः, छात्रों को निपुण होना चाहिए। इत्यर्थम किम आवश्यकम, इसके लिए क्या आवश्यक है? पहला, लक्ष्य भाषया लिखित पुस्तकानाम अधिकाधिकम पठनम, लक्ष्य भाषा के लिखित पुस्तकों को अधिक से अधिक पढ़ना, अर्थात उद्देश्य भाषा के लिए जो आपने उद्देश्य बनाया जिस भाषा को सीखने का, उसमें लिखी हुई पुस्तक को अधिक से अधिक पढ़ना। फिर कहता है लक्ष्य भाषाया अधिकाधिकम लेखनम, जो उद्देश्यपूर्ण भाषा है उसका हम अधिक से अधिक लिखना करें। या द्विभाषी चलचित्र दर्शनम, दोनों भाषाओं के चलचित्रों का देखें। और लक्ष्य भाषा भाषण, उद्देश्य भाषा का भाषण दें। प्रश्न हमसे कहता है दो भाषाओं की कक्षा के शैक्षिक संभाषण शैक्षिक संभाषण की भाषा के रूप प्रयोग के लिए छात्रों को निपुण होना चाहिए। तो लिखित तो तब होगा जो उसने उद्देश्य दूसरी भाषा को सीखने को बनाया, उसमें जो लिखित पुस्तकें हैं उनको अधिक से अधिक पढ़ेगा तभी तो वो निपुण हो पाएगा। तो पहला वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही है। 135 नंबर का। हम 136 नंबर के प्रश्न पर आए। ये हमसे 136 नंबर का प्रश्न करता, भाषा अधिगमन संदर्भे, भाषा सीखने के संदर्भ में केषांचन छात्राणाम, किन्हीं छात्रों की गति इस तरह अनुगुणम न दृश्यते, स्तर के अनुसार नहीं दिखाई देती। तेषां कृते, उनके लिए आवश्यकता अनुसार काचित विशिष्ट पाठन व्यवस्थाया, किसी विशिष्ट पाठन पढ़ने की व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव होती है। इदम किम अस्ति, इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या हो? पहला, सारांशीकरणम, सारांश कराया जाए। सारांश जो आप पहले समझ के आए हो कि संक्षेप करने को सारांश बोलते हो। फिर कहता है पुनः पुनः शिक्षणम, बार बार पढ़ाया जाए। या उपचारात्मक शिक्षण दिया जाए। या पुनरअभ्यसनम, बार बार अभ्यास कराया जाए। किसी भाषा के सीखने के संदर्भ में कुछ छात्र हैं जिनकी गति स्तर के अनुसार नहीं दिखाई देती, तो उनके लिए आवश्यकता के अनुसार कुछ पढ़ने की व्यवस्था के लिए क्या अनुभव किया जाए। आप किसी भी भाषा को सीखने के संदर्भ में छात्रों की गति अनुरूप नहीं है, उनको आप उस भाषा से संबंधित बार बार अभ्यास कराओ, वो उसमें निपुण हो जाएंगे। तो इसका चौथा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। अब हम 137 नंबर के प्रश्न पर आ जाएं। ये हमसे कहता सम्मिश्रित क्षमता युक्त भाषा कक्षार्थम किम सर्वाधिकम आवश्यकम, सम्मिश्रित क्षमता से युक्त भाषा की कक्षा के लिए क्या सबसे ज्यादा आवश्यक है। पहला, छात्राणाम कालांशानुसारम समुचितम समूहीकरणम, छात्रों को घंटे के आधार पर अनुसार समुचित उनका वर्गीकरण कर दिया जाए। वर्गीकरण बिल्कुल नहीं कह सकता, वर्गीकरण सम्मिश्रित की क्षमता खत्म हो जाएगी वर्गीकरण करने पर। छात्राणाम मध्ये परस्परम अंतःक्रियार्थम अवसरा, छात्रों के मध्य में परस्पर अंतःक्रिया के लिए अवसर प्रदान किए जाएं। ये विकल्प बिल्कुल सही है इसका। आप उनको मध्य में सम्मिश्रित तो तभी होगा जब आप उनको मध्य में परस्पर अंतःक्रिया का बार बार अवसर दो। तो दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही, लेकिन फिर भी तीसरे चौथे की हम हिंदी करेंगे। सुगठिता गणित भाषा केंद्रिता पाठ्यचर्या, सुगठित होकर के गणित भाषा पर केंद्रित पाठ्यचर्या कराई जाए। चौथा कहता क्रीड़ा भाषा केंद्रित पाठ्यचर्या, अर्थात खेल पे आधारित केंद्रित पाठ्यचर्या कराई जाए। ना तीसरा सही है ना पहला सही है, अर्थात दूसरा वाला बिल्कुल सही है। अब 138 नंबर का प्रश्न आया। ये कहता संस्कृत भाषा पाठ्य पुस्तका नाम, संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में किम सर्वाधिकम असमीचीनम, क्या सबसे अधिक अनुपयुक्त कथन है। पहला कहता पाठ्य पुस्तकानि शिक्षण निर्देश युक्तानि भवेयुः, पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण से निर्देश युक्त होना चाहिए। सूचना नाम तथ्यानाम वा विवरणम छात्र स्तरा अनुगुणम भवेत्, सूचना और तथ्यों को विवरणों को छात्र के स्तर के अनुसार होना चाहिए। तीसरा कहता पाठ्य पुस्तकानि छात्र अनुभव अनुकूलानि भवेयुः, पाठ्य पुस्तकों को छात्र के अनुभव के अनुकूल होना चाहिए। और चौथा कहता अध्यापका नाम, अध्यापक सहायार्थम, अध्यापकों की सहायता के लिए
पाठ्यपुस्तकेषु एव पाठ्यपुस्तक ही विस्तृतः पाठ्य योजना विस्तृत पाठ्य योजना होनी चाहिए। अब देखो ये हमसे कहता था संस्कृत भाषा में पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में क्या सबसे अनुपयुक्त कथन है। पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण के निर्देश युक्त होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सूचना तथ्य अथवा विवरण छात्र के अनुसार होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। पाठ्य पुस्तकें छात्रों के अनुभव के अनुकूल, अनुभव आप किसे कहते हैं, जब आप कोई कार्य कर लेते हो तभी तो आपके पास में अनुभव होता है, और जब पाठ्य पुस्तक पढ़ते हो तो उसको तो हम पहली बार भी पढ़ते हैं, तो मेरे अनुभव पर आधारित क्यों होगी। अर्थात तीसरा वाला विकल्प इसका बिल्कुल गलत, और चौथा वाला भी विकल्प इसका सही है। तीसरा विकल्प गलत है, पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा बिल्कुल गलत है। 138 नंबर का हो गया। अब हम 139 नंबर पे आए। देखो आप लोग ये बात साथियों ध्यान रखना कि हमारा मेन उद्देश्य हिंदी करना है, और धीमे धीमे करके आप अगले वीडियो पे आओगे तो आप हिंदी करने में और सक्षम हो जाओगे। जब जिस तरीके से आप पेपर करोगे, अगर आपने 20, 22, 24 पेपरों को हल कर लिया तो आपको संस्कृत भी हिंदी के तरीके ही सहज लगने लगेगी, और अगर हिंदी संस्कृत आप सहज लगने लगी तो आपके अपने हाथ में 60 नंबरों का अधिकार आ जाएगा। फिर हमारे लिए जो 90 नंबर की परीक्षा पास करना है वो तो मेरे लिए बड़ी आसान हो जाएगी। और हिंदी संस्कृत हम आप ये मान के चलो कि आपको इस स्तर तक पहुंच जाओगे। आप इन वीडियो को निरंतर देखते रहो तो आप ये निश्चित रूप से इसे समझो कि आपको 30 में से 30 की गारंटी हो जाएगी। गारंटी इसलिए भी हो जाएगी, इसमें जो व्याकरण आएगा संधि और समास वाला वो आपको हिंदी पे भी धन करेगा, हिंदी पे भी फायदा करेगा। आपका मेन उद्देश्य ये है कि हम संस्कृत की हिंदी करने में सक्षम हो जाएं। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो 139 नंबर का प्रश्न मिलता हमको। वह कहता भाषा शिक्षण अधिगमन, भाषा शिक्षण के सीखने के संदर्भ में त्रुटियां अपिभवंती, गलतियां भी होती हैं। तदर्थम अध्यापकेन, उसके लिए अध्यापकेन अध्यापिकया, अध्यापक के द्वारा या अध्यापिका के द्वारा किम करणीयम, क्या करना चाहिए। पहला कहता त्रुटि नाम शीघ्रमेव पुनः पुनः संशोधनम, अर्थात त्रुटियों को शीघ्रता के साथ बार बार संशोधन कराया जाए। त्रुटीनां संग्रहे च त्रुटि अनुगुणम त्रुटिम दूरीकर्तुम योजना प्रक्रिया च, त्रुटियों को संग्रहित करके त्रुटियों के आधार पर त्रुटियों को दूर करने की योजना और प्रक्रिया बनाई जाए। किमपि न, कुछ भी ना, ऐसा स्वाभाविक की प्रक्रिया, यह स्वाभाविक होता है। दुर्बल छात्राणां कृते विशिष्ट कक्षा आयोजनम, दुर्बल छात्रों के लिए विशिष्ट कक्षा का आयोजन किया जाए। इसमें दूसरा विकल्प सही लगता है। त्रुटीन संग्रह, त्रुटियों को संग्रहित करके त्रुटि के आधार पर त्रुटियों को दूर करने की योजना और प्रक्रिया बनाई जाए। ये विकल्प इसका बिल्कुल सही लगता है। हो सकता है इसमें तीसरा वाला किमपि न, कोई भी नहीं, ऐसा स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये सही बात है, गलतियां हम सभी करते हैं, लेकिन अगर उनको संग्रहित करके उनको दूर करने की योजना और प्रक्रिया बनाई जाएगी तो हम अगली बार से गलतियों को करने का कम कर देंगे। इस कारण से हमको ये लगता है कि दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। अब हम 140 नंबर के प्रश्न पर आ गए। ये हमसे कहता है प्रायः अन्य भाषाया, प्रायः दूसरे भाषा के अध्यापक और अध्यापिका अनुभवंती, प्रायः दूसरी भाषा के अध्यापक और अध्यापिका अनुभव करते हैं। यत छात्रा, जो छात्र अन्य भाषा पठितुं न इच्छन्ति, दूसरी भाषा को पढ़ने की इच्छा नहीं करते हैं, अथवा प्रेरिता न सन्ति, अथवा प्रेरित नहीं होते हैं, अतः किम समाधानम, इसके लिए क्या समाधान है। पहला, शैक्षिक परामर्शदात्र सहायम स्वीकरणीयम, शैक्षिक परामर्शदाता की सहायता को स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, अप्रेरित छात्राणां कृते पृथक कक्षा आयोजनम, और जो प्रेरणा नहीं लेने वाले छात्र हैं उनके लिए अलग कक्षा का आयोजन किया जाए। तीसरा कहता है छात्रः प्रदत्त गृह कार्यं समापयितुं प्रेरितव्या, छात्रों को दिए हुए गृह कार्य को समापन करने की प्रेरणा देनी चाहिए। और चौथा विकल्प कहता है कक्षायां सर्वदा, कक्षा में हमेशा ही, इस तरह अनुगुणम नूतन पाठम, स्तर के आधार पर, छात्रों के स्तर के आधार पर नवीन पाठ पढ़ाने की पद्धतियों का अनुसरण करते हुए छात्र भिन्न भिन्न रूप से उनको प्रेरणा देनी चाहिए। चौथा वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही है। जब आप छात्रों के स्तर पर आकर नवीन पद्धतियों का अनुसरण करके छात्रों को भिन्न भिन्न रूप से प्रेरित करोगे तो वो निश्चित रूप से दूसरी भाषा को पढ़ने में सक्षम हो जाएंगे। 141 नंबर का प्रश्न हमसे क्या करना चाहता है। ये कहता अधिगत, अधिगम माने सीखना होता, और अधिगत माने सीखी हुई, भाषाया अनुप्रयोगार्थम, भाषा के अनुप्रयोग के लिए किम समुचितम, क्या उपयुक्त होता है। पहला, पाठ्यवस्तु सम्यक रूपेण, पाठ्यवस्तु के सम्यक रूप से अधिगंतुम, सीखते हुए, मातृभाषा प्रयोगार्थम अभिप्रेरणम, मातृभाषा के प्रयोग के लिए अभिप्रेरणा देनी चाहिए। पाठ्यवस्तु सम्यक रूप से सीखने के लिए मातृभाषा के प्रयोग के लिए अभिप्रेरणा होनी चाहिए। दूसरा कहता स्थूल रूप से सूक्ष्म प्रतिगमनम, स्थूल रूप से सूक्ष्म के प्रति जाना चाहिए।
और तीसरा कहता है अध्यापकस्य अध्यापिका व पठन भाषण लेखन शैल्यानुसरणम, अध्यापक और अध्यापिका के द्वारा पढ़ने और बोलने के लेखन शैली का अनुसरण करना चाहिए। और चौथा कहता है भाषा अभ्यासार्थम, भाषा के अभ्यास के लिए विभिन्न गतिविधि नाम विभिन्न गतिविधियों को समुपयोगार्थम अभिप्रेरणम, उनके उपयोग करने के लिए हमको अभिप्रेरणा देनी चाहिए। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, बाकी पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल गलत है। अर्थात आपने ये 141 नंबर का प्रश्न भी तय कर लिया। अब हम 142 नंबर के प्रश्न पर आए। 142 नंबर के लिए फिर हमको एक गद्यांश देता है, उसकी हिंदी करा करके हमको 142 से 150 तक के उत्तरों देने के लिए कहता है। ये कहता है निम्नलिखित अनुच्छेद आधारिता नाम, निम्नलिखित अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नानाम प्रश्नों को समुचितम समुचित उत्तरम चिनुत उत्तर को चुनो। क्या गद्यांश कहता है अस्ति मगध देशे, अस्ति माने है, मगध देशे मगध देश में फुलोत्पल नाम सराह, सराह हम कहते हैं तालाब को, ये तालाब का एक नाम है। तालाब के लिए कहता कि मगध देश में फुलोत्पल नाम का एक तालाब है। संकट विकट नाम कहूँ, संकट विकट नाम के हंसो निवसता, उस तालाब में संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते हैं। कम्बुग्रीव नाम तयो मित्रम, एक कोई कम्ब ग्रीव नाम का एक उनका मित्र भी है। एक कूर्मा अपि, अच्छा जो कूर्म माने कछुआ होता है, कहता कछुए का नाम क्या है, कछुआ का नाम है कम्बुग्रीव, वह भी वहीं प्रतिवसति इसमें निवास करता था। अथ तत्पश्चात एकदा एक बार धीवरा बहेलिया शिकारी या मल्लाह तत्र आगक्षण वहाँ आया, चा कथयन और बोला, क्या बोला, वयम हम लोग स्वा बीता हुआ कल, हम आपको ऊपर बता चुके स्वा बीता हुआ कल है, स्व आने वाला कल है, अर्थात हम लोग आने वाले कल में मत्स्य मछली कूर्मादि नाम कछुओं को मारिश्याम मारूंगा, हम लोग कल मछली और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, इसको सुन करके, श्रुत्वा श्रुधात युक्त्वा प्रत्यय, अर्थात ऐसा सुन करके कूर्मा अवदत कछुआ बोला, क्या बोला, मित्रे मित्र, दोनों मित्रों से बोला, उसने संकट विकट नाम के जो हंस उनसे बोला, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता सुता, क्या तुमने उस शिकारी की वार्ता को सुना, अधुना इस समय, किम अहम करोमि, मैं क्या करूं, हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः प्रातः काल सुबह, यद उचित तत् कर्तव्यम, जो कुछ भी उचित होगा वह किया जाएगा, वह करेंगे। कूर्मा अवदत, कछुआ बोला, मैवम नहीं, तत् यथा अहम, जैसे यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि, मैं हृदय माने तालाब, मैं दूसरे, अन्य माने दूसरे, मैं दूसरे तालाब जाना चाहता हूँ, तथा कुर्तुम वैसा करो। हंसो वदताम, हंसों ने बोला, आवाम किम करवावा, हम लोग क्या करें। कूर्मा अवदत, कछुआ बोला, अहम भवदभ्याम से, हम आप लोगों के साथ, भवदभ्याम तृतीया विभक्ति द्विवचन है, हम लोग, हम भवदभ्याम आप लोगों के साथ, आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग के द्वारा, अन्यत्र दूसरी जगह, गंतुम इच्छामि, गम धातु तुमुन प्रत्यय है, अर्थात आकाश मार्ग के द्वारा दूसरी जगह जाने की इच्छा करता हूँ। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र का उपाय, यहाँ क्या उपाय है। कच्छपा वदति, कछुआ बोला, युवाम तुम दोनों, काष्ठ दंडम, लकड़ी के दंड को, एकम चंचो आधारयताम, लकड़ी के एक दंड को अपनी चोंच पर धारण करो। अहम मैं, काष्ठ दंड मध्य, काष्ठ लकड़ी के दंड के मध्य में, अवलंब लकड़ी के दंड के मध्य में सहारा पाकर के, युवाभ्याम तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के बल के द्वारा, सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसो कथत्याम, हंसों ने बोला, संभवती, ऐसा संभव है, ऐसा उपाय, क्या यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एक अपायोपि वर्तते, किंतु यहाँ एक और भी उपाय हो, अपाय भी है, यहाँ एक गलत बात भी हो सकती है, अपाय माने बुरी बात भी हो सकती है। आवाभ्याम नियमाना, हम दोनों के द्वारा, नियमानम ले जाते हुए,
त्वाम अवलोक्य तुमको देख करके जना किंचित वदिष्यन्ति लोग कुछ तो बोलेंगे यदि तुम उत्तरम दास्यसि यदि तुम उत्तर दोगे तदा यदि तुम उत्तरम दास्यसि तुम उत्तर दोगे तदा तव मरणम निश्चितम तो तुम्हारा मरना निश्चित है अतः तुम अत्रैव वस अतः तुम यहाँ ही रहो तत्श्रुत्वा उसको सुन करके क्रुद्धा कूर्मः वदत् क्रोधित कछुआ बोला कि महम मूर्खा क्या मैं मूर्ख हूँ उत्तरम न दास्यामि उत्तर नहीं दूंगा किंचिदपि न वदिष्यामि कुछ भी नहीं बोलूँगा अतः अहम यथा उक्तवान अथा मैं जैसा कहता हूँ तथा युवाम कुरुतम वैसा ही तुम करो। ये देखो मूर्ख कछुए की बात। और हंस चूंकि बुद्धिमान माना जाता है तो हंसों ने अपनी एक सलाह दी कि अगर हम तुमको चोंच में लेकर के कछुए लकड़ी के सहारे तुमको लेकर के चलते हैं तो तुमको लटका हुआ देखकर कुछ लोग बोलेंगे और तुम उनका जवाब दोगे, तुम गिर जाओगे, मर जाओगे। लेकिन कछुए के लगा ये हमारा सहयोग नहीं करना चाहते हैं, इस कारण से ऐसा हमें अपाय बता रहे हैं। आप देखो इसके नीचे प्रश्न क्या कहना चाहते हैं, तो इसका एक सार निकल कर आ गया। कह रहे कि द्वयो हंसयो मित्रस्य नाम आसीत, दोनों हंसों के नाम कहते सकट, संकट और विकट। और ये कहता द्वयो हंसयो मित्र का क्या नाम था, दोनों हंसों के मित्र का क्या नाम था। आपने कछुए का नाम क्या तय किया था, कम्बुग्रीव नाम तय किया था। प्रश्न तो बड़े आसान है, हालांकि गद्यांश भी आसान था, प्रश्न भी आसान है। हंसयो दृष्टया, हंसों को देख करके, हंसों को दृष्टया कूर्मेण कथिते उपाया विद्यमाना आसीत, हंसों की दृष्टि में कछुए के लिए क्या उपाय विद्यमान था। सुख मार्ग, सुख का मार्ग, अपाय, सरल मार्ग और कठिन मार्ग। हंस की दृष्टि में कूर्मेण कछुए के द्वारा कहा गया उपाय कैसा था। वो कहता था हम सुख मार्ग के द्वारा तुम्हारे लोगों के पंखों के बल से मैं चलना, दूसरे तारा में जाना चाहता हूँ। अर्थात पहला विकल्प बिल्कुल सही है। 144 नंबर के प्रश्न पे आए, कहता कूर्मः सह अन्यत्र गंतुम इच्छन्ति स्म, कछुआ किनके साथ दूसरे तालाब में जाने की इच्छा करता था। हंसों के साथ, एक हंस के द्वारा, शिकारी के साथ या मछलियों के साथ, हंसों के द्वारा। आप देखो हंस तृतीया विभक्ति द्विवचन पे आते हैं तो हंसाभ्याम बनता है। आप हंस के रूप राम के तरीके चलाओ, रामायण भी तो रामेण रामाभ्याम होता है, दो हंस थे, इस कारण से यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया गया और पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। फिर कहता है 145 नंबर का प्रश्न, कम दृष्ट्वा, किसको देख करके, जनः लोग, किंचित वदिष्यन्ति, क्या बोलेंगे, इति हंसाभ्याम चिंतितम आसीत, ऐसा हंसों के द्वारा चिंता थी। संकट को देख करके, कूर्मम कछुए को देख करके, हंस को देख करके, धीवर बहेलिया शिकारी को देख करके। कछुए का नाम कम्बुग्रीव था और कछुआ ही तो लटक के जा रहा, तभी तो उसको लोग देख के बोलेंगे, अर्थात दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 146 नंबर का प्रश्न क्या करना चाहता, धीवरः कान, शिकारी किसको मारने की इच्छा रखते थे। जब शिकारी पहले दिन आया तो वो क्या कह रहा था, मछलियों और कछुओं को मारने के लिए मैं कल आऊँगा। पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। फिर भी चारों की हिंदी कर लें, कूर्मम खाली कछुआ को, मत्स्यान खाली मछलियों को, या संकटम, संकट हंस का नाम था, केवल हंस को। तो पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है, मछलियों और कछुओं को। अब 147 नंबर के प्रश्न पर आए, ये कहता कहा क्रुद्धावत, जब कौन क्रुद्ध हुआ, कौन क्रोधित हुआ। जब संकट और विकट नाम के जो दो हंस थे उन्होंने जब कछुए से अपना अपाय बताया था तब कछुआ क्रोधित हुआ। कछुए का नाम क्या था, कम्बुग्रीव था, अर्थात तीसरा वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही है। देख रहे हैं आप लोगों ने हिंदी कर ली तो कितने आसानी से आपके प्रश्न तय हो रहे हैं। फिर 148 नंबर का प्रश्न करता, यदि तुम उत्तरम दास्यस, यदि तुम उत्तर दोगे, वाक्य त्वम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, वाक्य में सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ, त्वम किसके लिए प्रयोग हुआ, उत्तर कौन देगा। उत्तर न तो संकट नाम का हंस देगा, ना तो वहाँ बहेलिया उत्तर दे रहा था, ना हमारे लिए वहाँ पर मछलियाँ उत्तर दे रही थी। वहाँ पर उत्तर देने के लिए तो हमारा कम्बुग्रीव कछुआ ही तो तैयार हो रहा था। तो ये चौथा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता, अनुच्छेदे वदिष्यन्ति, अनुच्छेद में वदिष्यन्ति बोलेंगे, इति इस क्रियापद के कर्ता पद कौन है। अब कौन बोलेंगे, मत्स्या मछलियाँ बोलेंगी, कूर्मा कछुआ बोलेंगे, धीवरा धीवर बोलेंगे, या जनः लोग बोलेंगे। लोग बोलेंगे, कछुआ तो एक वदिष्यन्ति, आप देखो यहाँ
लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की बात कर रहा और लोग ही तो यहाँ पर बहुवचन है। पहली बात तो लोग बहुवचन है और कछुआ तो कम्बुग्रीव खाली एक अकेला था, वो तो वदिष्यति होगा। एक वचन की तो क्रिया लगाएगी कर्ता के साथ, बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया लगाएगी। अनुच्छेद में कहा गया कि कछुआ को लटका हुआ देख करके लोग बोलेंगे, अर्थात यहाँ पर जना वाला विकल्प बिल्कुल सही, चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अस्मिन अनुच्छेदे, इस अनुच्छेद में निरीक्ष, निरीक्ष माने होता देख करके, निरीक्ष माने देख करके, ईश धातु है और ल्यप प्रत्यय लगा है इसमें, इस कारण से ये के योग्य का देखने के योग्य या देखने के लिए इति अर्थ है, इस अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त है। अवलोक, अवलोकन माने भी तो देखना होता है, पहला विकल्प सही है, फिर भी चारों की हिंदी कर लें। नियमानम ले जाते हुए, अवलंब सहारा पा करके, श्रुत्वा सुन करके, तीनों विकल्प नीचे वाले गलत हो गए और पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। देखो आपने ये पेपर 1 आज हल किया और आपको अब लगने भी लगा होगा कि हिंदी करने के बाद मेरे लिए प्रश्नों का उत्तर देना बहुत आसान है। अगले वीडियो पर आप इससे भी और अपने आप को सहज मानोगे। आप जब क्रम से निरंतर वीडियो को देखते रहोगे तो आप अपने आप को बहुत सहज मानोगे। संस्कृत और हिंदी पे आपको ये लगेगा कि संस्कृत और हिंदी मेरे लिए दोनों समान भाषाएं हैं, दोनों, और है भी, हिंदी भी तो हमारी मातृभाषा, हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी की जननी तो संस्कृत है। तो हमें दोनों के बीच में सह संबंध बनाना है और हमें इसी तरीके से अपने प्रश्न पत्रों को अवलोकन, पूरा विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अवलोकन करेंगे और उनकी हिंदी करेंगे तो आप अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करने में सक्षम हो जाओगे। आप अगले वीडियो को जरूर देखिएगा और पुराने जो संधि और समास की वीडियो उनको भी आप लिंक पे जाकर के देख सकते हो, इससे आपको संधि समास के प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप हिंदी करने में सक्षम हो गए तो और अच्छा हो जाएगा। आप हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए द मैक क्लासेस। धन्यवाद।